नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है आसियान, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संगठन के रूप में ये बना। अगस्त 1967 में इसके 5 संस्थापक देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर तथा थाईलैंड थे और 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में एक संधि पत्र के माध्यम से इसके निर्माण की औपचारिक घोषणा की गई। बाद में 1997 में लाओस तथा म्यांमार इसके सदस्य बने और 1999 में कंबोडिया ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया इसके वर्तमान सदस्य हैं। और आसियान का आदर्श वाक्य है वन विज़न, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1990 में वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद इसकी सदस्य संख्या दोगुनी हो गई। आसियान समुदाय में 3 स्तंभ शामिल हैं: आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। उद्देश्यों के रूप में हम देखें तो दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों की एक असैनिक गैर सुरक्षात्मक आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रीय संस्था है। इसके अंतर्गत क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है, क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना है, विभिन्न क्षेत्रों में साझे हितों के मामलों में परस्पर सहायता तथा सहयोग करना है, अपने लोगों को प्रशिक्षण तथा शोध संबंधी सुविधा देने में परस्पर सहयोग तथा सहायता देना, दक्षिणी पूर्वी एशियाई अध्ययन को प्रोत्साहन देना, कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग देना, समान उद्देश्यों तथा लक्ष्यों वाले दूसरे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ लाभप्रद तथा निकटतम सहयोग स्थापित करना इसके लक्ष्यों में से प्रमुख है। सदस्य देशों में अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती रहती है। आसियान का शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है। आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था के रूप में शिखर सम्मेलन है और आसियान की नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करती है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन एक वर्ष में 2 बार होता है। आसियान की मंत्रालयिक परिषद के बारे में हम देखें तो शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए 4 महत्वपूर्ण मंत्रालयिक निकाय स्थापित किए गए हैं: आसियान समन्वय परिषद, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, आसियान आर्थिक समुदाय परिषद, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय परिषद। आसियान के अंतर्गत निर्णय लेने का तरीका सहमति के आधार पर है और आसियान के नेतृत्व करने वाले मंचों में आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान +3, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन इत्यादि हैं। शक्तियाँ और अवसर हम देखें तो एकल रूप से अपने सदस्यों की तुलना में आसियान की एशिया प्रशांत व्यापार, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है। जनसंख्या के दृष्टि से हम देखें तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को समाहित करता है। आधी से अधिक जनसंख्या 30 वर्ष की आयु से कम आयु की इस क्षेत्र में विद्यमान है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका से भी बड़ा बाजार इसके अंतर्गत समाहित है और एशिया की तीसरी और विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसके सदस्य देश हैं। मुक्त व्यापार समझौता, जिसे FTA कहते हैं, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ इसके अंतर्गत समझौता किया गया है। वैश्विक स्तर पे चौथा सबसे लोकप्रिय निवेशक लक्ष्य के रूप में आसियान है और साझा चुनौतियों से निपटने के लिए आसियान ने जरूरतमंद मानदंडों का निर्माण करके तटस्थ वातावरण को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दिया है। अब हम देखते हैं कि आसियान के अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियां हैं। एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन विद्यमान है। आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच अमीरी और गरीबी का बहुत अधिक अंतर विद्यमान है, क्योंकि हम देखें तो सिंगापुर के अंतर्गत प्रति व्यक्ति GDP सबसे अधिक है, लगभग $53,000 2016 के अनुसार, जबकि कंबोडिया की प्रति व्यक्ति GDP $1,300 से भी कम है।
कम विकसित देशों को क्षेत्रीय योजनाओं प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग तथा लोकतंत्र, कम्युनिस्ट और सत्तावादी है। अर्थात जो आसियान के अंतर्गत सदस्य राष्ट्र हैं उनकी शासन प्रणालियों में भिन्नता पाई जाती है। कहीं लोकतंत्र है तो कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है तो कहीं सत्तावादी शासन विद्यमान है। दक्षिणी चीन सागर संगठन में दरार पैदा करने वाला मुख्य मुद्दा आसियान है और आसियान को मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दों पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए रोहिंग्याओं के खिलाफ म्यांमार में दरार। चीन के संबंध में भी एकीकृत दृष्टिकोण से बातचीत करने में असमर्थता, विशेष रूप से दक्षिणी चीन सागर में इसके व्यापक समुद्री दावों के जवाब में। अर्थात आसियान के देश चीन की जो एकीकृत दृष्टिकोण है उस पर बातचीत करने से बचते हैं और आसियान के अंतर्गत आम सहमति पर हद से ज़्यादा बल दिया जाता है, जो कि कठिन समस्याओं को निपटाने में एक बाधा के रूप में सामने आता है। सहमति को लागू करने के लिए कोई केंद्रीय तंत्र नहीं है और विवाद निपटाने के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं है। अब हम देखते हैं कि भारत और आसियान के क्या संबंध हैं। आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए अलग अलग मिशन हैं। भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आर्थिक सहयोग के रूप में हम देखें तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है और आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का 10% से अधिक है। भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में इंडियन बिजनेस काउंसिल की स्थापना भी की गई। सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग भी इनके मध्य विद्यमान है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आसियान ने एक गैर सैनिक संगठन और एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में, आर्थिक संगठन के रूप में अपना प्रभुत्व कायम किया है और ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को कायम किए हुए हैं। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।